एवरीवन, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट ड्रामा में। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैं रेलवे एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेके आई हूँ, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें एंड कोशिश करिए नोट बनाने का, क्योंकि गाइस नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिविजन, और रिविजन करने के लिए जो है आपको नोट बनाना ही पड़ेगा गाइस। तो प्लीज़ जितनी भी चीज़ें आपकी क्लियर आउट नहीं है उससे नोट करिए एंड रिविजन करिए। तो चलिए इस रेलवे एनटीपीसी 2024 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेट को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो रेलवे एनटीपीसी का जो सेट है वो हमारा सेट जो है 63 चलेगा गाइस। ये आपको ध्यान रखना है, रेलवे एनटीपीसी का जो कौन सा सेट चलेगा, सेट 63 चलेगा। ठीक है, तो आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 गया है कि पैरा ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी। तो आपको बताना है पैरा ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी। तो आपके ऑप्शन है 1960 में हुई थी, ऑप्शन बी 1965 में हुई थी, ऑप्शन सी 1962 में हुई थी, या ऑप्शन डी 1956 में हुई थी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पैरा ओलंपिक खेल की शुरुआत जो है ये 1960 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि पैरा ओलंपिक खेल की शुरुआत 1960 में तो हुई थी, लेकिन अगर पूछे ये कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा ये जो है रोम में हुई थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये जो है इटली के रोम में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, यहाँ पे जो है पहला प्रश्न पूछा जाता है कि पैरा ओलंपिक खेल में जो है गाइस याद रखिएगा, पदक जीतने वाले जो है पहले भारतीय कौन थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पदक जीतने वाले जो है पहले भारतीय याद रखिएगा, तो पदक जीतने वाले पहले भारतीय और महिला दोनों में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा जीतने वाले जो है हम बात करेंगे पहले पुरुष से के बारे में। ठीक है, जीतने वाला जो है पहला जो है याद रखिएगा, जीतने वाले जो है पहले जो है पुरुष कौन है गाइस, तो याद रखिएगा पहले भारतीय पुरुष जो है ये कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, पदक जीतने वाले पहले भारतीय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे हम इंग्लिश में बात करेंगे, जिसमें जो है गाइस याद रखिएगा हम पुरुष और महिला दोनों के बारे में बात करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस, यहाँ पे हम बात करेंगे महिला के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे पुरुष के बारे में। ठीक है, तो पहले पदक जीतने वाले में अगर हम बात करते हैं महिला के बारे में, तो महिला में जो है सबसे पहले किसने जीता था ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे गाइस कि पुरुष में जो है सबसे पहले जो है पैरा ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाले पुरुष में कौन है। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखिएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लस इसकी शुरुआत जो है ये कब हुई थी, ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, तो महिला की अगर बात करेगा तो याद रखिएगा दीपा मलिक। दीपा मलिक जो है जरा देखिएगा पहली भारतीय महिला जो है जरा देखिएगा, दीपा मलिक जो है ये पहली भारतीय महिला है जिसे ये पैरा ओलंपिक में जो है पदक जीती थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो है पहली भारतीय महिला है। ठीक है, दीपा मलिक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, दीपा मलिक लिख लीजिएगा, दीपक दीपा मलिक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हें जो है ये कौन सी पदक जीती थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है याद रखिएगा इन्होंने कौन सा पदक जीता था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने जो है रजत पदक जीता था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने जो है ये कौन सा पदक जीता था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने जो पदक जीता था वो रजत पदक जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन्होंने कौन सा पदक जीता था, रजत पदक जीता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो रजत पदक जीतने वाली जो है ये पहली भारतीय महिला है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं पुरुष में गाइस, तो पुरुष में भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा अगर हम पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष में जीतने वाले जो है सबसे पहले कौन है, तो याद रखिएगा मुरलीकांत पेटकर जो है ये सबसे पहले जो है मेडल जीता था, याद रखिएगा उनका नाम क्या था गाइस, तो याद रखिएगा अगर हम पुरुष की बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है मुरलीकांत पेटकर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है मुरलीकांत पेटकर जो है इन्होंने भी पैरा ओलंपिक में जीतने वाले पहले पुरुष है, याद रखिएगा मुरलीकांत पेटकर। और याद रखिएगा इन्होंने जो है ये कौन सी पदक जीते थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने जो है मुरलीकांत पेटकर जो है इन्होंने कौन सा पदक जीता था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इन्होंने रजत पदक जीती थी महिला में, और ये जो है गाइस याद रखिएगा इन्होंने जो है गोल्ड पदक जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने कौन सा पदक जीता था, तो ये आपको ध्यान रखना है, इन्होंने जो है गोल्ड पदक जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गाइस पेरिस ओलंपिक 2024 की। तो अब हम बात करेंगे गाइस पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है ये भारत की रैंक कितनी थी गाइस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 की, अगर हम बात करें गाइस, तो इसमें अगर हम बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में अगर हम बात करें, तो याद रखिएगा भारत की रैंक जो थी ये कितनी थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत की रैंक जो है ये भारत जो है 18वीं रैंक थी, आपको ध्यान रखना है। भारत की रैंक जो है ये कितनी थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पेरिस 2024
2024 में जो गाइस याद रखिएगा भारत की रैंक जो है ये कितनी आई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत की जो रैंक आई थी वो 18वें नंबर पे आई थी, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की रैंक जो है ये कितनी आई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 18वीं आई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस इसमें जो है इन्होंने कितना गोल्ड पदक जीता था, कितना सिल्वर और कितना ये, तो अगर हम बात करें तो 18वीं रैंक आई थी, जिसमें से आपको याद रखना है कि इन्होंने जो है याद रखिएगा पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है 7 याद रखिएगा 7 इन्होंने जो है गाइस याद रखिएगा इन्होंने गोल्ड पदक जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस उसके बाद अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा इन्होंने जो है आपको याद रखना है 9 जो है सिल्वर 9 जो है इन्होंने सिल्वर जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। 9 जो है इन्होंने सिल्वर जीता था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस तो याद रखिएगा जो है आपका जो है 35 जो है याद रखिएगा सॉरी 13 जो है ऐसे देखिएगा 13 जो है इन्होंने रजत पदक जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। तो कि टोटल कितना हो गया, तो ये हो गया ये आपका हो गया गाइस टोटल जो हो गया ये 29 जो है गाइस देखिएगा वो टोटल जो है इन्होंने जो है 29 जीता था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा 7 गोल्ड 9 सिल्वर और 13 रजत पदक इन्होंने जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल जो है ये 29 पदक भारत जो है ये जीता था, ये आपको ध्यान रखना है पेरिस ओलंपिक 2024 में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात एक क्वेश्चन और पूछा जाता है गाइस याद रखिएगा पैरा ओलंपिक का जो है ये जनक किसे कहा गया है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पैरा ओलंपिक का जो है ये जनक कौन है गाइस, तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पैरा ओलंपिक का जो जनक है गाइस ये आपको याद रखना है, ये है न्यूरोलॉजिस्ट जो है ये आपको ध्यान रखना है, न्यूरोलॉजिस्ट गुस्मान है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पैरा ओलंपिक के जनक जो है ये कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पैरा ओलंपिक के जो जनक है ये आपको ध्यान रखना है ना, ये है न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। न्यूरोलॉजिस्ट जो है गाइस याद रखिएगा न्यूरोलॉजिस्ट जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है पैरा ओलंपिक के जनक है, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूरोलॉजिस्ट गुस्मान जो है ये पैरा ओलंपिक के जनक है, ठीक है। न्यूरोलॉजिस्ट गुस्मान जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है पैरा ओलंपिक के जनक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी लैटेराइट मिट्टी या ऑप्शन डी पर्वतीय मिट्टी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कपास की खेती के लिए जो है सबसे ज्यादा उपयुक्त मिट्टी होती है जो कि काली मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। अगर हम बात करें कि ये भारत की जो है कितने परसेंट मिट्टी पर जो है देखिएगा अगर हम बात करें कि ये जो है गाइस याद रखिएगा कितनी परसेंट भूमि पे जो है ये इसका विस्तार है, काली मिट्टी का विस्तार जो है ये कितनी परसेंट भूमि पर जो है याद रखिएगा। तो याद रखिएगा काली मिट्टी का विस्तार जो है ये आपको ध्यान रखना है ये 15% जो है भूमि पर जो है इसका विस्तार है, ये आपको ध्यान रखना 15% जो है ये याद रखिएगा भूमि पर जो है गाइस याद रखिएगा 15% पर जो है इसका जो है विस्तार है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है काली मिट्टी से कि सबसे ज्यादा जो है ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है गाइस, तो याद रखिएगा काली मिट्टी जो है गाइस आपको याद रखना है सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो है ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा जो है ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा पाई जाती है जो कि कहाँ पाई जाती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा ये मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। सबसे ज्यादा जो है ये कहाँ पाई जाती है गाइस, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो पाई जाती है ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के बाद जो है ये कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। उसके बाद आपको याद रखना है ये गुजरात में पाई जाती है। उसके बाद जो है ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है guys, तो याद रखिएगा ये जो है गुजरात में पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है गुजरात में। उसके अलावा अगर हम बात करें गुजरात के बाद जो है याद रखिएगा उसके बाद जो है ये जो है मध्य प्रदेश में भी इस मिट्टी का विस्तार है, ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात हो गया, उसके अलावा गाइस आपको याद रखना है मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है ये मध्य प्रदेश हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो और कौन सा राज्य हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद कर्नाटक वगैरह जो है यहाँ जो है काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन पूछा जाता है सबसे ज्यादा कि सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। और याद रखिएगा इस मिट्टी का जो है अगर हम बात करते हैं कि काला रंग जो है कि मिट्टी का जो है काला रंग जो है ये किसके कारण होता है, तो किसकी उपस्थिति के कारण जो है मिट्टी का काला रंग होता है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है तो ये आपको ध्यान रखना है। मिट्टी का काला रंग जो है ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो याद रखिएगा ये होता है टिटानिफेरम मैग्नाइट के कारण जो होता है, तो ये भी आपको लिख लेना है। मिट्टी का जो है ये कालापन जो है ये किसके कारण होता है तो ये आपको ध्यान रखना है। मिट्टी का कालापन जो होता है ये आपको ध्यान रखना है टिटानिफेरम
टिटानीफेरम के कारण जो है गाइस याद रखिएगा, टिटानीफेरम के कारण जो है ये मिट्टी में जो है कालापन आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टिटानीफेरम जो है मैग्नाइट लिख लीजिएगा, टिटानीफेरम जो है मैग्नाइट आपको लिखना है, जिसकी वजह से जो है मिट्टी का काला रंग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। उसके अलावा जो है अगर हम बात करते हैं इसमें, अगर हम फसल की बात करें कि कौन कौन सी फसल के लिए जो है ये उपयुक्त होती है, तो यहाँ पे भी अगर हम फसल की बात करें तो ये जो है कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो है मूंगफली के लिए भी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है मिट्टी, आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मूंगफली के लिए भी ये मिट्टी जो है सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें, मूंगफली हो गया, उसके अलावा जो है तंबाकू के लिए भी ये मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है, आपको ध्यान रखना है। काली मिट्टी जो है तंबाकू के लिए भी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है, आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये आपका हो गया ज्वार के लिए भी जो है ये मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है, ठीक है। काली मिट्टी के लिए जो है एक दो फसल आपको याद रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मूंगफली तंबाकू के लिए जो है ये सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है काली मिट्टी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है याद रखिएगा, इस मिट्टी को जो है काली मिट्टी भी कहा जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, इस मिट्टी को जो है काली मिट्टी भी कहा जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसे जो है रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी भी कहते हैं, और याद रखिएगा इसे जो है कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो है कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसे जो है कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बहुत बार पूछा गया, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसे कौन कौन सी मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी और कपासी मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जीएसटी विधेयक कौन से क्रम का विधेयक है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 101वां विधेयक है, ऑप्शन बी 108वां विधेयक है, ऑप्शन बी 125वां विधेयक है, या ऑप्शन डी 122वां विधेयक है। तो गाइस याद रखिएगा, जीएसटी जो है 122वां विधेयक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछा जाए कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है ये जीएसटी को लाया गया, तो याद रखिएगा किस संविधान संशोधन के तहत गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है 101वां संविधान संशोधन था, ये आपको ध्यान रखना है। 101वां जो है याद रखिएगा, 101वां जो है ये संविधान संशोधन था। और जो है 122वां जो है गाइस याद रखिएगा, 122वां जो है ये बिल था, ठीक है। तो याद रखिएगा 121वां जो है, 101वां जो है याद रखिएगा, 101वां जो है ये संविधान संशोधन था, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें, ये 101वां जो है संविधान संशोधन था, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो संविधान संशोधन हुआ था 101वां, ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 101वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ये हुआ था 2016 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ये संशोधन कब हुआ था, 2016 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जीएसटी की, अगर हम बात करें तो जीएसटी को जो है याद रखिएगा, इसे जो है जीएसटी को जो है ये कब लागू किया गया था, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें कि जीएसटी को जो है ये लागू कब किया गया था गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी को जो लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को जो है इसे लागू किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसे लागू कब किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है 1 जुलाई 2017 को जो है इसे लागू किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है गाइस, कि ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो है ये अगर राज्य पूछेगा कि ये जो लागू हुआ था, सबसे पहले जो है ये किस राज्य में लागू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें ये किस राज्य में लागू हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो लागू हुआ था ये असम में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है किस राज्य में लागू हुआ था, सबसे पहले असम में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। जीएसटी जो है ये कैसा कर है, तो अगर कर पूछे कि जीएसटी जो है ये कैसा कर है गाइस, तो याद रखिएगा जीएसटी जो है गाइस याद रखिएगा यह एक अप्रत्यक्ष कर है, ये आपको ध्यान रखना है। जीएसटी जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये एक अप्रत्यक्ष कर है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पूछा जाता है गाइस कि ये किस समिति की सिफारिश पे जो है, अगर बात करें कि ये किस समिति की सिफारिश पे जो है, याद रखिएगा ये किस समिति की सिफारिश पे जो है इसे जो है लाया गया जीएसटी को, तो याद रखिएगा अगर समिति पूछे तो याद रखिएगा विजय केलकर समिति, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये जो है अगर समिति पूछे कि जीएसटी से किस समिति का संबंध है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है विजय जो है याद रखिएगा विजय केलकर समिति से जो है याद रखिएगा विजय केलकर समिति की सिफारिश पे जो है याद रखिएगा इसे जो है
जीएसटी को लाया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। विजय केलकर समिति की सिफारिश पे जो है इसे लाया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है जीएसटी का कुछ रेट होता है, उसको भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें जीएसटी की, अगर हम बात करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें जीएसटी का कुछ रेट होता है, जो परसेंटेज पे जो कर लगता है, तो उसका जो है कौन कितना कितना पे कर लगता है। तो याद रखिएगा जीएसटी में जो होता है वो 0% होता है, इसका रेट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है कर लगेगा वो कितना 0% लगता है। जी किसी भी वस्तु पे 0% लगेगा, या तो 5% लगेगा, या तो फिर उसके बाद जाएगा, या देखिएगा 12% लगेगा, 5% लगेगा, 12% लगेगा, या फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो 18% लगेगा, और उसके बाद जो है 28% लगेगा। तो ये है जीएसटी का जो है, ये जो है कर रेट है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि सभी प्रकार के कोयले में सबसे अच्छा कोयला कौन सा है। तो आपको बताना है कि जितने भी प्रकार के जो कोयले होते हैं उसमें सबसे सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है। तो आपके ऑप्शन ए लिग्नाइट, ऑप्शन बी बिटुमिनस कोयला, ऑप्शन सी एंथ्रासाइट कोयला, या ऑप्शन डी नरम कोयला। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंथ्रासाइट कोयला जो है गाइस याद रखिएगा ये सबसे अच्छा कोयला है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो है कोयला की जो है याद रखिएगा, कोयला को जो है याद रखिएगा, इसमें जो है कार्बन की मात्रा पे जो है गाइस याद रखिएगा। सबसे पहले आपको यह क्या याद रखना है गाइस, तो याद रखिएगा कोयला को जो है याद रखिएगा कार्बन की मात्रा पे जो है, इसका जो है कार्बन की मात्रा पे जो है इसे जो है 4 वर्गों में बांटा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कार्बन की मात्रा पे इसको जो है याद रखिएगा, कार्बन की मात्रा पर जो है कोयला को कितने भागों में बांटा गया। तो कार्बन की मात्रा पर जो है गाइस याद रखिएगा, इसे जो है 4 भागों में जो है इसे बांटा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे 4 भागों में बांटा गया, यानी कार्बन के आधार पर इसे बांटा गया। तो अगर हम बात करते हैं एंथ्रासाइड में जो है ये कितना परसेंट कार्बन होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंथ्रासाइड में जो है ये आपको ध्यान रखना है 94 से 98% जो है इसमें कोयला होता है, ये आपको कार्बन होता है। 94 से लेकर 98% तक होता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए इसे सबसे अच्छा कोयला माना गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लिग्नाइट, लिग्नाइट की अगर हम बात करें तो लिग्नाइट में जो है ये कितना परसेंट कोयला जो है कार्बन की मात्रा में जो है इसमें कितना होता है लिग्नाइट में गैस, याद रखिएगा 28 से 30% होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लिग्नाइट में जो है ये कितना होता है 28 से 30% जो है इसमें कोयला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें बिटुमिनस में जो है कार्बन की मात्रा कितना होता है कोयला में, तो याद रखिएगा 78 से लेकर 86% तक जो है इसमें होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा जो है सबसे अच्छा कोयला जो है, यानी कि सबसे पहले जो है सबसे अच्छा यानी फर्स्ट जो है ये एंथ्रासाइट को माना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें जो है ये जो है आपका जो है ये थर्ड पे आता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। थर्ड नंबर पे जो है ये लिग्नाइट आता है, और अगर हम बात करें सेकेंड नंबर पे दूसरा सबसे अच्छा कोयला जो है ये बिटुमिनस को माना गया, और जो नरम है ये सबसे खराब कोयला है। इसमें अगर हम बात करें कार्बन की मात्रा कितनी होती है गाइस, तो याद रखिएगा इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो होता है 2% होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें जो है कितना परसेंट होता है, सॉरी 27% जो है इसमें कार्बन की मात्रा होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो है ये कितने नंबर पे आता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है 4th प्लेस पे आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कोयला का है सबसे अच्छा एंथ्रासाइट को, उसके बाद बिटुमिनस को, उसके बाद लिग्नाइट को, उसका जो है नरम कोयला को, यानी कि जो है इसे जो 4 भागों में बांटा गया वो कार्बन की मात्रा के आधार पर इसे जो है 4 भागों में बांटा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कोयला में जो है याद रखिएगा कुछ प्रमुख तत्व होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं इसके कोयला में जो है इसे आपको ध्यान रखना है, कोयला में जो है इसे आपको ध्यान रखना है, कुछ जो है प्रमुख तत्व होते हैं। तो अगर हम बात करें इसमें कार्बन तो सबसे ज्यादा होता ही है, ये आपको पता ही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कोयला में जो है प्रमुख तत्व जो है ये कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें कोयला में प्रमुख तत्व जो तो याद रखिएगा जो प्रमुख तत्व होता है सबसे पहले आपको याद रखना है, इसमें जो होता है वो होता है कार्बन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रमुख तत्व की अगर बात करें तो इसमें होता है कार्बन। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें होता है कार्बन के बाद आपको याद रखना है इसमें होता है हाइड्रोजन। कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कोयला में कौन कौन सा तत्व होता है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सल्फर होता है। उसके अलावा अगर हम बात सल्फर होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो गाइस इसमें जो है नाइट्रोजन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कोयला में जो है नाइट्रोजन होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें नाइट्रोजन के बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो है ऑक्सीजन होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन होता है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो है ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा के किन क्षेत्रों के बीच प्रवाहित होता है। तो आपको बताना है राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये आपको ध्यान रखना है, नेशनल वाटरवेज जो है ये आपको बताना है किन क्षेत्रों के बीच प्रवाहित होता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रयागराज और हल्दिया के बीच, ऑप्शन बी प्रयागराज और कानपुर के बीच, ऑप्शन सी प्रयागराज और पटना के बीच, या ऑप्शन डी प्रयागराज और नई दिल्ली। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रयागराज और हल्दिया के बीच जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है ये दो बीचों के बीच जो है दो क्षेत्रों के बीच जो है ये प्रभावित होती है, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें प्रयागराज और हल्दिया की जो है, अगर हम बात करें ये कितना किलोमीटर है, तो याद रखिएगा ये जो है 1620 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कितना किलोमीटर है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 1620 किलोमीटर। अगर ये बात करें इसमें जो है कौन कौन सी नदी है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है गैस याद रखिएगा गंगा नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है कौन कौन सी नदी है, गंगा नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें गंगा हो गई, उसके बाद आपको याद रखना है भागीरथी हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। गंगा हो गई, उसके बाद जो है आपका भागीरथी हो गया, और उसके बाद जो है आपका कौन सा हो गया गैस, उसके बाद जो है आपका हुगली नदी हो गया। ठीक है, इसमें 3 नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है गाइस याद रखिएगा, इसे जो है आपको याद रखना है 1986 में जो है गाइस याद रखिएगा 1986 में जो है इसे जल मार्ग घोषित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसे जल मार्ग कब घोषित किया गया गाइस, तो याद रखिएगा 1986 में जो है जल मार्ग घोषित किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसे जो है कब घोषित किया गया, 1986 में जो है इसे जल मार्ग घोषित किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर बात करें राष्ट्रीय जलमार्ग जो है गाइस यार ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय जलमार्ग जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 4 राज्यों से होकर गुजरता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 4 राज्यों से जो है गाइस याद रखिएगा, ये 4 राज्यों से गुजरता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग जो है ये 4 राज्यों से गुजरता है, ये आपको ध्यान रखना है। 4 राज्यों से जो है ये गुजरता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें 4 राज्य कौन कौन से जिससे होकर ये गुजरता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है ये हो गया आपका जो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से भी होकर गुजरता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला हो गया आपका जो है गाइस ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो है आपका पश्चिम बंगाल हो गया। उसके बाद अगर हम दूसरा बात करें, दूसरा आपका कौन सा हो गया गाइस, दूसरा आपका जो हो गया वो उत्तर प्रदेश हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया, दूसरा जो हो गया ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया। तीसरा जो है कौन सा राज्य हो गया, तीसरा जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है कौन सा राज्य हो गया, तीसरा जो है आपका झारखंड हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है कौन सा राज्य हो गया गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये झारखंड हो गया, ये आपको ध्यान रखना। और चौथा जो है ये कौन सा राज्य हो गया, चौथा जो है ये बिहार हो गया। ठीक है, तो ये टोटल 4 राज्यों से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि पद्म भूषण का मुंदनी लखिया किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कथक से, ऑप्शन बी ओडिसी से, ऑप्शन बी सी मोहिनीअट्टम से, या ऑप्शन डी भरतनाट्यम से। तो गाइस ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो है कथक से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पद्म भूषण का मुंदनी लखिया जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है कथक से संबंधित है। उसके बाद अगर हम बात करें कथक की, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सबसे इम्पोर्टेंट कमोदिनी लखिया को जो है यहाँ से आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करेंगे। जैसे जो है इन्हें पद्म भूषण मिला हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करेंगे इन्हें जो है याद रखिएगा, इन्हें जो है पद्म श्री मिला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। कमोदिनी लखिया को जो है guys याद रखिएगा, इन्हें जो है पद्म श्री मिला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्हें जो है पद्म भूषण भी मिला हुआ है, जो कि पूछा ही गया आपके प्रश्न में। तो इसे भी हम बात करेंगे कि इन्हें जो है पद्म भूषण कब मिला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्हें जो है पद्म श्री कब मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें पद्म श्री मिला था, वो मिला था 1987 में जो है इन्हें पद्म श्री मिला, ये आपको ध्यान रखना है कौमुदिनी लखिया को। उसके बाद अगर हम बात करें इन्हें पद्म भूषण कब मिला, तो 2010 में जो है इन्हें पद्म भूषण मिला है कौमुदिनी लखिया को, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा इन्हें पद्म भूषण मिला है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है इन्हें जो है कालीदास सम्मान भी मिला हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो है
कौन सा सम्मान मिला हुआ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो है कालिदास सम्मान भी मिला हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें कुमुदिनी लखिया को कालिदास सम्मान जो है ये कब मिला है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुमुदिनी लखिया को कालिदास सम्मान जो मिला है वो मिला है गाइस, याद रखिएगा 2010 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो है कब मिला है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 2010 में मिला है। उसके बाद बात करते हैं गाइस, इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुमुदिनी लखिया को जो है ये 4 पुरस्कार आपको याद रखना है। उनके बाद अगर हम बात करें तो इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं कुमुदिनी लखिया को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है इन्हें कब मिला है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो पुरस्कार मिला है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कब मिला है। तो कालिदास सम्मान इन्हें 1982 में मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो है कब मिला गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 1982 में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गाइस आपका जो है गाइस याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं कथक, कथक से संबंधित और कौन कौन से है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना। अगर हम कथक से संबंधित की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हम बात करेंगे गाइस प्रसिद्ध कलाकार में बात करेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं कथक से संबंधित जो है ये आपको ध्यान रखना। अगर हम प्रसिद्ध कलाकार की बात करते हैं कि कौन कौन से कलाकार हैं जो कथक से संबंधित है, तो कुमुदिनी लखिया जो है ये कथक से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है गाइस, आपका जो है बिरजू महाराज बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, ये आपको ध्यान रखना है। बिरजू महाराज का संबंध किस राष्ट्रीय से, तो बिरजू महाराज का जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है ये कथक से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें बिरजू महाराज हो गया, उसके अलावा अगर हम बात करते गए शंभू महाराज, शंभू महाराज का संबंध जो है ये क्या कौन से शास्त्रीय नृत्य से, तो ये भी कथक से है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे शंभू महाराज हो गया, बिरजू महाराज हो गया, उसके बाद बात करते हैं लच्छू महाराज, लच्छू महाराज जो है गाइस याद रखिएगा इनका संबंध जो है कौन से शास्त्रीय नृत्य से, तो याद रखिएगा लच्छू महाराज जो हो गए ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है कथक से हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें सुखदेव महाराज, जो महाराज होंगे गाइस याद रखिएगा वो जो है कथक से संबंधित होंगे, तो याद रखिएगा सुखदेव महाराज जो है ये कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है गाइस, तो याद रखिएगा सुखदेव महाराज जो है ये भी आपके जो है कथक से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कथक जो है ये किस राज्य का जो है ये है, तो ये आपको ध्यान रखना है। शास्त्रीय नृत्य है तो कथक जो है ये आपके उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। कथक जो है गाइस याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हैलोजन के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 6। तो गाइस याद रखिएगा हैलोजन के सबसे बाहरी कोष में जो है ये कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हैलोजन के सबसे बाहरी कोष में जो है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं गाइस कि हैलोजन तत्वों में कौन कौन से तत्व है जो हैलोजन तत्वों में शामिल आते हैं गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं हैलोजन तत्वों में जो है कौन कौन से तत्व है जो याद रखिएगा हैलोजन तत्वों में आते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं हैलोजन तत्वों की तो इसमें आपको सबसे पहले याद रखना है गाइस वो हो गया, जिसमें आपको याद रखना है क्या सबसे पहले हो गया गाइस आपका जो है फ्लोरीन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तत्वों में एक बात करें तो ये आपका हो गया फ्लोरीन हो गया, जो कि हैलोजन तत्वों में है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन के बाद जो है गाइस याद रखिएगा आपको कौन सा हो गया, फ्लोरीन हो गया। इसके अलावा गाइस याद रखिएगा क्लोरीन जो है गाइस याद रखिएगा ये भी आपके हैलोजन तत्वों में आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया। इसके अलावा बात करें ब्रोमीन हो गया, ये भी आपके हैलोजन तत्वों में है, तो ये आपको ध्यान रखना ब्रोमीन हो गया। और उसके बाद अगर ब्रोमीन के बाद बात करेगा तो ये आपको ध्यान रखना है आयोडीन हो गया, ठीक है, ये सब जो है गाइस याद रखिएगा आयोडीन हो गया। ये सब जो है गाइस याद रखिएगा ये सब जो है आपके हैलोजन तत्वों में आता है, ठीक है, आयोडीन हो गया। एक और आपको याद रखना ये हो गया स्टैटिन हो गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक और जो है ये आपको कौन सा हो गया, तो याद रखिएगा एक और हो गया स्टैटिन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो जितने भी तत्व है हैलोजन तत्व ये याद रखिएगा, ये जो है आपको याद रखना है ये सभी तत्व जो है याद रखिएगा कौन से समूह में आते हैं, तो याद रखिएगा ये सभी तत्व जो है गाइस याद रखिएगा सभी तत्व जो है ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है सभी तत्व जो है ये आपको ध्यान रखना है 17वें समूह में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। सभी तत्व जो है ये 17वें समूह में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी पूछा जाता है कि कितने समूह में आता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है सभी जो है ये 17वें समूह में आता है, ये आपको 17वें समूह में आता है। ये तत्व जो मैं दिखाई हूँ ये सभी 17वें समूह में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा।
और ये भी आपको याद रखना है कि इनके जो है गाइस याद रखिएगा, इनके जो है इनके बाहरी कोश में है, ये भी आपको याद रखना है। इनके बाहरी कोश में जो है ये आपको ध्यान रखना है, 7 जो है इनके बाहरी कोश में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनके बाहरी कोश में ये आपको ध्यान रखना है। इनके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं गाइस, तो यही आपको यही प्रश्न पूछा गया। इनके बाहरी कोश में जो है याद रखिएगा 7 जो है, 7 जो है याद रखिएगा 7 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से ये अधिक प्रतिक्रियाशाली भी होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिस कारण जो है ये बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाशाली होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हैलोजन के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि हैलोजन तत्वों में जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन है, ये सभी जो है आपके किस में आता है, 17वें समूह में आता है। और यही 17वें समूह के जो है बाहरी कोष में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही आपसे पूछ रहा है। तो ये 17 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको ध्यान, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि गुप्त वंश के किस शासक ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी, तो आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महाधिराज की उपाधि जो है ये गुप्त वंश के किस शासक ने धारण की, तो आपके ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त ने, या ऑप्शन डी श्रीगुप्त ने। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त प्रथम ने जगह याद रखिएगा, ये जो है महाधिराज की उपाधि धारण की थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है शासनकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि चंद्रगुप्त प्रथम का जो है, अगर हम बात करते हैं इसकी, इसका जो है शासनकाल जो है, शासनकाल, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इनका जो है शासनकाल जो है ये कब से कब तक था, यह प्रश्न आपको याद रखना है, क्योंकि शासनकाल बहुत बार पूछा जाता है, तो हर शासक का आपको शासनकाल याद रखना है। तो अगर हम बात करें चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासनकाल था ये आपको ध्यान रखना है, 320 से लेकर 335 ईसा पूर्व, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इनका जो शासनकाल था वो 320 ईस्वी से लेकर 320 ईस्वी से लेकर, वैसे याद रखिएगा 320 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक जो है, याद रखिएगा इनका जो है शासनकाल था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 320 से 335 ईस्वी तक। और ये जो है याद रखिएगा, इन्होंने जो है याद रखिएगा महाधिराज की उपाधि धारण की थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा याद रखिएगा ये जो है एक प्रश्न और चंद्रगुप्त प्रथम से याद रखिएगा, इसकी 1319 में जो है गाइस याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है 319 में, 1319 में नहीं, सॉरी गाइस, 319 ईस्वी में जो है गाइस याद रखिएगा, इन्होंने ने जो है गाइस याद रखिएगा गुप्त संवत की शुरुआत की थी। तो 1319 में जो है गाइस याद रखिएगा, आपको क्या याद रखना है, 1319 में जो है गाइस याद रखिएगा गुप्त संवत की जो है गाइस याद रखिएगा, गुप्त संवत की शुरुआत की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शुरू की, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। उसके बाद अगर हम बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है ये विक्रमादित्य की उपाधि जो धारण की थी, ये चंद्रगुप्त प्रथम में ने नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय आपको क्या याद रखना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है आपको ध्यान रखना है, ये जो है कौन सी उपाधि धारण की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो उपाधि धारण की थी, ये जो की थी, ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उसके अलावा आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है याद रखिएगा, ये जो है आपको याद रखना है कि ये गुप्त वंश का पहला शासक था, ये आपको ध्यान रखना है। गुप्त वंश का जो है याद रखिएगा पहला शासक था, ये आपको ध्यान रखना है। गुप्त वंश का पहला शासक था गाइस, याद रखिएगा पहला शासक था, जो कि गाइस याद रखना है आपको चांदी का सिक्का चलवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गुप्त वंश का पहला शासक था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, जिसने जो है गाइस आपको याद रखना है चांदी के सिक्के चलवाए थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के जो है ये चलवाए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, इस पॉइंट को तो आपको भूलना नहीं है। ठीक है, चांदी के सिक्के चलवाए, ये गुप्त वंश का पहला शासक था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं guys, आपका जो है समुद्रगुप्त, इसे जो है guys याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को जो है guys याद रखिएगा भारत का नेपोलियन कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त को जो है guys याद रखिएगा, इसे जो है भारत का जो है नेपोलियन किसे कहा जाता था, तो याद रखिएगा भारत का नेपोलियन जो है गाइस याद रखिएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का नेपोलियन जो है ये किसे कहा जाता था, समुद्रगुप्त को। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं श्रीगुप्त, श्रीगुप्त से आपको याद रखना है, ये जो है गुप्त वंश का संस्थापक था, ये आपको ध्यान रखना है। श्रीगुप्त जो था गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है गुप्त वंश का संस्थापक था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, श्रीगुप्त जो है गाइस याद रखिएगा, ये गुप्त वंश का जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो है श्रीगुप्त जो है ये गुप्त वंश का संस्थापक था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि राजस्थान के कितने पहाड़ी किले यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। तो आपको बताना है राजस्थान के कितने ऐसे पहाड़ी किले हैं जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो आपके ऑप्शन ए 4 पहाड़ी किले हैं, ऑप्शन बी 6 है, या ऑप्शन 8 है, या ऑप्शन सी 5 है, या ऑप्शन डी 6 है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान के 6 पहाड़ी किले को जो है गाइस देखिएगा यूनेस्को में शामिल किया गया। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि ये 6 पहाड़ी किले कौन-कौन से गए, तो याद रखिएगा राजस्थान के कितने पहाड़ी किले को यूनेस्को में शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा ये जो है 6 पहाड़ी किलों को शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ये 6 पहाड़ी किले कौन-कौन से, तो पहला याद रखिएगा जो 6 पहाड़ी किलों में जो शामिल है, तो पहला आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़ का किला। ठीक है, इसे जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो है ये आपका कौन सा हो गया, तो पहला आपको याद रखना है इस चित्तौड़गढ़ का किला जो है इसे जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है। ये राजस्थान का किला है जो कि राजस्थान में है, ये आपको पता ही होगा आप सभी को। तो याद रखिएगा पहला जो हो गया ये हो गया चित्तौड़गढ़ किला, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरा बात करें, दूसरा किला कौन सा है, तो अगर हम दूसरा बात करते हैं, दूसरा जो हो गया ये आपका हो गया आमेर का किला। ठीक है, दूसरा जो हो गया ये आपका कौन सा हो गया गाइस, तो दूसरा जो हो गया ये हो गया आपका आमेर का किला जो है इसे भी यूनेस्को में शामिल किया गया है। और इन छह को जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है छह को एक ही बार शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो राजस्थान के 6 पहाड़ी किले हैं जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया। चित्तौड़गढ़ का किला हो गया, आमेर का किला हो गया, उसके बाद अगर हम बात करें तो और कौन सा किला हो गया, आमेर का किला हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपका जो है जैसलमेर का किला हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 2 किला हुआ, इसके बाद जो है कौन सा किला हो गया गाइस, तो याद रखिएगा जैसलमेर के किला को भी, राजस्थान का जो जैसलमेर का किला है इसे भी यूनेस्को में शामिल किया गया। तो जैसलमेर का किला हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जैसलमेर का किला हो गया, उसके बाद याद रखिएगा कुंभलगढ़ का किला जो है गाइस याद रखिएगा, आप सभी ने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कुंभलगढ़ का किला जो है गाइस याद रखिएगा कुंभलगढ़ का किला जो है ये आपको ध्यान रखना है, इसे भी जो है यूनेस्को में शामिल किया गया। तो ये हो गया कुंभलगढ़ का किला जो है इसे भी यूनेस्को में शामिल किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुंभलगढ़ का किला हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें रणथंभौर का किला जो है इसे भी यूनेस्को में शामिल किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरा जो हो गया ये आपका कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो हो गया ये आपका रणथंभौर का किला हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपका कौन सा किला हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है रणथंभौर का किला, इसे भी यूनेस्को में शामिल किया गया, ये आपको ध्यान रखना। और जो है आखिरी जो किला आपका कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा गागनौर का किला जो है गाइस याद रखिएगा गागनौर का किला जो है इसे भी यूनेस्को में शामिल किया गया। तो राजस्थान के 6 किले हैं जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया, ये 6 किला के मैं नाम लिखा दी हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इन सभी को अगर हम बात करें, इन सभी किले को जो है गाइस याद रखिएगा, याद रखिएगा यहाँ पे आपको याद रखना है गाइस कि सभी किलों को जो है गाइस याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा कि इन सभी 6 किलों को जो है गाइस याद रखिएगा सभी किलों को यूनेस्को में कब शामिल किया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन सभी किलों को जो है गाइस याद रखिएगा किलों को जो है यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो याद रखिएगा 2013 में जो है इसे यूनेस्को में शामिल किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसे यूनेस्को में जो है याद रखिएगा यूनेस्को में कब किया गया, यूनेस्को में 2013 में जो है इसे यूनेस्को में शामिल किया गया, 2013 में शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें शामिल किया गया है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा किला जो है गाइस, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा किला जो है ये कौन सा है, अगर आपको पता है तो बताइए गाइस, याद रखिएगा भारत का सबसे ऊंचा किला जो है ये पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे ऊंचा किला जो है ये कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे ऊंचा किला जो है ये आपका कौन सा है, चित्तौड़गढ़ का किला। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे ऊंचा किला जो है ये कौन सा, ये पूछा जाएगा, याद रखिएगा। तो भारत का सबसे ऊंचा किला जो है गाइस याद रखिएगा ये कौन सा किला है, तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ का किला जो है ये भारत का सबसे ऊंचा किला है, ये आपसे पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का किला जो है गाइस याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ का किला जो है जो कि राजस्थान में, याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ का किला जो है ये आपका जो है भारत का सबसे ऊंचा किला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि कौन सी जल संधि मेक्सिको को क्यूबा से अलग करती है, तो आपके ऑप्शन ए पाक जल संधि, ऑप्शन बी मलक्का जल संधि, ऑप्शन सी युकाटन जल संधि, या ऑप्शन डी स्वेज नहर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। युकाटन जल संधि जो है गाइस याद रखिएगा ये किसको करती है, मैक्सिको को क्यूबा से अलग कौन सी जल संधि करती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है युकाटन जल संधि करती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पाक जल संधि, ये
बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा पाक जल संधि जो है ये किसको अलग करती है गाइस, तो याद रखिएगा पाक जल संधि जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पूछा जाता है कि इंडिया और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है पाक जल संधि जो है, इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका को अलग कौन सी जल संधि करती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है पाक जल संधि, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा मलक्का जल संधि जो है ये किसको अलग करती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सुमात्रा और मलेशिया को कौन सी जल संधि अलग करती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपको याद रखना है सुमात्रा, ठीक है। यहाँ पे जो है गलत लिखा गया, ये यहाँ पे सही से लिखिएगा। सुमात्रा और मलक्का को जो है ये कौन सी जल संधि अलग करती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सुमात्रा और मलेशिया को जो है गाइस ये देखिएगा सुमात्रा, सुमात्रा और मलेशिया को कौन सी जल संधि अलग करती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है सुमात्रा और मलेशिया, ठीक है। सुमात्रा और मलेशिया को मलक्का जल संधि अलग करती है, ये आपको ध्यान रखना है। सुमात्रा और मलेशिया को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो सुमात्रा और मलेशिया को अलग करती है मलक्का जल संधि, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सुएज नहर की, सुएज नहर जो है ये गाइस याद रखिएगा ये अलग नहीं करती है, ये जोड़ती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सुएज नहर जो है ये किसे जोड़ती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सुएज नहर जो है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भूमध्य सागर को जो है ये किस कौन जोड़ता है, लाल सागर से कौन जोड़ता है, सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से पे जो है इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विशाखापत्तनम हवाई अड्डा, विशाखापत्तनम हवाई अड्डा इनमें से किस स्थान पर स्थित है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विशाखापत्तनम हवाई अड्डा जो है ये महाराष्ट्र में है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो है विशाखापत्तनम जो है ये महाराष्ट्र में, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश में आपका जो है एक और हवाई अड्डा है जो कि बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि विजयवाड़ा हवाई अड्डा जो है ये कहाँ है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विजयवाड़ा हवाई अड्डा जो है गैस याद रखिएगा ये कहाँ है, तो विजयवाड़ा हवाई अड्डा जो है ये आंध्र प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। विशाखापत्तनम हवाई अड्डा हो गया, विजयवाड़ा हवाई अड्डा हो गया, ये कहाँ है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कर्नाटक, कर्नाटक में आपका कौन सा हवाई अड्डा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक में जो है आपका बेलगाम हवाई अड्डा जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बेलगाम हवाई अड्डा जो है गाइस याद रखिएगा ये कर्नाटक में, ये आपको ध्यान रखना है। बेलगाम हवाई अड्डा जो है ये आपका कहाँ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बेलगाम हवाई अड्डा जो है ये आपके कर्नाटक में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि तालीकोटा का युद्ध का कारण था, तो आपको बताना है तालीकोटा का युद्ध का कारण जो है ये क्या था। तो ऑप्शन ए आपसे कह रहा है कि राम राय का दक्षिणी सुल्तानों के साथ जो है दमभर व्यवहार और उनकी अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप था, या ऑप्शन बी विजयनगर के प्रति दक्षिणी सुल्तानों की समान ईर्ष्या व घृणा की भावना थी, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो है आपको याद रखना है कि दक्षिण युद्ध का जो कारण था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, और दोनों हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो तालीकोटा का अगर हम बात करते हैं, तालीकोटा का जो है ये युद्ध कब हुआ था गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1665 ईस्वी में, जो है तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना। और इस युद्ध के बाद जो है आपको याद रखना है विजयनगर साम्राज्य का जो है ये पतन हो गया था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था इसके बाद जो है गाइस आपको याद रखना है जो विजयनगर साम्राज्य था, ये आपको ध्यान रखना है। जो विजयनगर साम्राज्य का जो है ये पूरी तरीके से पतन हो गया था। तो पूछा भी जाता है इसे राक्षस टांगरी का भी युद्ध कहते हैं, ठीक है। पतन हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है। विजयनगर साम्राज्य का जो है पतन किस युद्ध में हुआ था, तालीकोटा युद्ध में ही हुआ था। और इसे जो है राक्षस टांगरी का युद्ध भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पौधे में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पैरेनकाइमा की वजह से, ऑप्शन बी सक्लेरा काइमा की वजह से, ऑप्शन डी कोलेन काइमा की वजह से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कोलेन काइमा की वजह से जो है ये आपको ध्यान रखना है पौधे में लचीलापन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें पैरेंट काइमा की वजह से जो है ये क्या होता है गाइस, तो ये देखिएगा पौधों की सहारा जो है ये किसकी वजह से होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पौधों की जो है सहारा जो है ये किसकी वजह से होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पौधों का सहारा जो होता है ये पैरेंट काइमा की वजह से जो है ये पौधों का सहारा जो है ये पैरेंट काइमा की वजह से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जो है क्लेरेंट काइमा की वजह से जो है गाइस याद रखिएगा इसमें जो है ये क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पौधे में जो है कठोरता जो है ये किसके कारण होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पौधों में कठोरता जो होता है ये आपको ध्यान रखना है पौधों में कठोरता जो है ये किसके कारण होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पौधों में कठोरता कठोरता और मजबूती। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है पौधों में कठोरता और मजबूती जो है ये किसकी वजह से होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पौधों में कठोरता और मजबूती जो है ये किसकी वजह से होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है क्लेरेंकाइमा की वजह से होता है, ये आपको ध्यान रखना है मजबूती। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है मजबूती। मजबूती जो है ये किसके कारण होता है, क्लेरेंकाइमा की वजह से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि बांकापुर मयूर संरक्षण रिजर्व इनमें से किस राज्य में स्थित है, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बांकापुर मयूर पक्षी रिजर्व जो है ये कर्नाटक में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये जो है यहाँ पे जो है आपको 1000 से भी अधिक जो है मोर आपको देखने को मिलेंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो है आपको 1000 से जो है गाइस देखिएगा अधिक जो है 1000 से अधिक मोर जो है यहाँ पे है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1000 से अधिक मोर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस ये जो है कर्नाटक में और आपका कौन कौन सा है पक्षी रिजर्व है, तो ये आपको ध्यान रखना है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका जो है कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो है आपके कर्नाटक में है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए या रसायनों और उर्वरकों पर निर्भर होता है, ऑप्शन बी इसे खरीदना बहुत महंगा होता है, ऑप्शन सी इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, या ऑप्शन डी इसे कांच के हाउस वायुरोध में प्रवेश में उगाया जाता है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें जो है रसायनों एवं जो है सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना जो है इसे उगाया जाता है, इसलिए मनुष्य के उपयोग के लिए जो है कार्बनिक भोजन जो है वो बहुत बेहतर माना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइज आपका जो रेलवे एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट जो है आपका 63 था, ये कंप्लीट हो रहा है। यहाँ से आपको कोई भी कंफ्यूजन कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसको ज़रूर क्लियर आउट करने की कोशिश करूंगी। एंड प्लीज़ गाइज आप लोगों को थोड़ा सा भी यहाँ से हेल्प मिला है तो प्लीज़ गाइज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, धन्यवाद।